हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो टॉपिक हमारा चल रहा था सॉलिड स्टेट और कई दिन हो गए हैं सॉलिड स्टेट को स्टार्ट हुए तो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे पता नहीं ये यूनिट कब ख़त्म होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद आपकी सॉलिड स्टेट ख़त्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से रिलेटेड। छोटा क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का या 2 मार्क का, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस कराई गई है सॉलिड की। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पहले इसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। के क्या हमारा सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देता है या नहीं होने देता है, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए। तो कंडक्टर कौन हो गए? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके, उन सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स बोला जाता है। तो विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास इजीली, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाए उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में लाई करती है। मतलब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁴ से ज़्यादा होगी, 4 या इससे ज़्यादा, या मैक्सिमम 10⁻⁷ तक हो सकती है। उन्हें कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है जी। और अगर हम मेटल्स की बात करें, हमारी जो मेटल है, कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में लाई करती है। इसीलिए उन्हें हम बोलते हैं कि मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हमारे पास हो गया कंडक्टर्स के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं। आगे ये भी 2 तरह के होते हैं वैसे कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोला जाता है। और जितनी भी हमारी मेटल्स हैं और एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl हो गया, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर किनको बोला जाए? विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बैड कंडक्टर भी आप बोल सकते हो। ठीक है जी। विच हैव एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी, बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ना के बराबर आप कह सकते हो, या आप बैड कंडक्टर भी बोल सकते हो। दैट इज रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में लाई करेगी। और आप इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हो? वुड हो गई, वुड के अलावा प्लास्टिक हो गई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसके? इंसुलेटर्स के। तीसरे तरह के जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर किनको बोला गया? जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम हो लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा हो। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर जितने ज्यादा भी नहीं, इंसुलेटर जितने कम भी नहीं। तो मीडियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी होती है, इन्हें सेमीकंडक्टर बोला जाता है। मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को समझाया था सेमीकंडक्टर डिफेक्ट, जो हमने नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट डिस्कस किया था, उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने आपको कराया था। वहाँ पर मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था थोड़ा।
तो सेमीकंडक्टर विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और सिलिकॉन जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, तो इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻⁻⁶ से तो ज़्यादा होगी या इतनी या इससे ज़्यादा, लेकिन 10⁻⁴ किसकी है, ये मेटल की है, इससे कम होगी। समझ आ गया? तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसकी दो होती हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में कराया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कि दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप एंड एन टाइप, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको सेमीकंडक्टर की दो टाइप होती हैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में जो हमारा सेमीकंडक्टर है दो तरह का होता है। जिन्हें हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको सिर्फ आपने हीट करना है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, मतलब अदरवाइज तो वो इंसुलेटर हैं, बट अपॉन हीटिंग या कोई और मैकेनिकल स्ट्रेस उन पर लगाई जाए तब उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। सिलिकॉन ऐसा ही है, प्योर सिलिकॉन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वेन एवर इट इज हीटेड तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं एंड इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों इंट्रिंसिक में आते हैं बिकॉज दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी अपॉन हीटिंग। दूसरे सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक हैं, ये वो होते हैं जो डोपिंग से अराइज होते हैं। अब डोपिंग क्या होता है, मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बताया था। डोपिंग का मतलब एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी दूसरी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड की इम्प्योरिटी डालना। ठीक है ना, जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट था एक्चुअल में उनकी वजह से जो सेमीकंडक्टर बने थे वो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, और वो मैंने आपको ऑलरेडी कराए थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के कराए थे, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में हमने क्या करा था, इम्प्योरिटी ऑफ ए लोअर ग्रुप एलिमेंट इज एडिड इन हायर ग्रुप एलिमेंट। लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटी को ग्रुप नंबर 14 में डाल दिया। ठीक है जी, और एन टाइप में क्या किया था, इम्प्योरिटी ऑफ हायर ग्रुप एलिमेंट इज एडिड इन लोअर ग्रुप एलिमेंट। किसी हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी को उससे लोअर ग्रुप में डाल दिया था, यानी कि ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी को ग्रुप नंबर 14 में डाल दो, यानी कि फॉस्फोरस को सिलिकॉन में डाल दो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, तीनों कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इन तीनों को हम लोग एक थ्योरी से भी समझ सकते हैं, एंड द थ्योरी इज नोन एज बैंड थ्योरी। ये हमारे पास एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक बैंड की फॉर्मेशन करते हैं, एंड द बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है जिसके अंदर किसी के भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सपोज ये वैलेंस बैंड है, और
इससे ऊपर एक बैंड है जो खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी पड़ा हुआ है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप होकर के जा सकते हैं, उसे कंडक्शन बैंड बोला जाता है। तो ये दो तरह के बैंड हो गए, वैलेंस बैंड विच इज फॉर्म्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से जो बैंड की फॉर्मेशन होगी वैलेंस बैंड। किसी के भी अंदर, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमी कंडक्टर, सब में ये दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो सारे मिल करके एक बैंड की फॉर्मेशन करते हैं विच इज नोन एज वैलेंस बैंड। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स उनके बच गए हैं वो फॉर्मेशन करते हैं कंडक्शन बैंड की। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी? जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएं, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी अकॉर्डिंग टू दिस बैंड थ्योरी। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में क्या होता है एक्चुअल में, ये केस होता है कंडक्टर में, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप होते हैं, पार्शियली सॉरी, कुछ पार्ट इनका ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दैट इज व्हाई दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैलेंस बैंड थ्योरी ये कहती है कि ये ओवरलैप है इन केस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ जा सकते हैं और ये गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के। और ये केस हमारा बन गया इंसुलेटर का। इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग नहीं होती और इनके बीच में गैप होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले इधर जंप नहीं कर पाते आसानी से, और इसीलिए इनमें ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। जो ये गैप बना है बिटवीन दैट ऑफ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन गैप। एक नंबर में क्वेश्चन आ चुका है कई बार फाइनल एग्जाम के अंदर। फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं इसको, फॉरबिडन जोन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है इसे हम फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के अंदर, और ये गैप ही डिटरमाइन करेगा कि हमारे सब्सटेंस कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं या सेमी कंडक्टर हैं। अभी मैंने कंडक्टर बनाया था, ये दोनों ओवरलैप कर रखे थे आपस में, फॉरबिडन गैप क्या था? 0 था ही नहीं कोई फॉरबिडन गैप। और अभी मैंने जो बनाया ये डायग्राम इंसुलेटर का है, इंसुलेटर में आपको ये गैप काफ़ी सारा नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास इंसुलेटर है क्योंकि फॉरबिडन गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर में क्या होता है? इस तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं या बहुत कम गैप उनके बीच में होता है, फॉरबिडन गैप बहुत कम होता है। ऐसे ये टच भी कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पार्शियल कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर तो हैं लेकिन पार्शियल कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है इनमें से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि मेटालिक में हुई थी या कंडक्टर्स में हुई थी, क्योंकि वो ओवरलैप थे। ये ओवरलैप नहीं है, गैप बहुत कम है फॉरबिडन जोन, लेकिन इंसुलेटर में फॉरबिडन जोन बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये 3 हो गई हमारी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आई है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को कहेंगे और सब्सटेंसेस जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है? which are लो जी विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपल्शन दिखाएं, ठीक है, या मैग्नेट लगाने के बाद उनकी कोई मूवमेंट ना हो या बहुत कम मूवमेंट हो, उन्हें हम लोग नाम देते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे और प्रॉपर्टी को डायामैग्नेटिज्म कहा जाएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं in this way, all electrons are paired and no any free electron is present, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हमारे पास इसका आएगा TiO2 NaCl H2O etc. These are the substances which are diamagnetic in nature। ठीक है, मैग्नेट की तरफ इनकी कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, बिकॉज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। डायामैग्नेटिक के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब विच शो अट्रैक्शन टुवार्ड्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्शन दिखाएं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म बोला गया। समझ आ गया? ये सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे थे या वीकली रिपल्शन दिखा रहे थे, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं। सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म। दिस प्रॉपर्टी वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर This property arises due to presence of one or more unpaired electron। एक या एक से ज़्यादा unpaired electron की वजह से ये प्रॉपर्टी अराइज होती है इस तरह से। एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारा सब्सटेंस जो सा है वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Cr3 positive। These are some examples of the paramagnetic substance and properties called paramagnetism। Third one is ferromagnetic substance।
फेरोमैग्नेटिक कौन होते हैं? विच आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, जो परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उन्हें फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो पैरा का तो रीजन था एक एक से ज्यादा अनपेयर्ड, फेरो में बहुत सारे ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद स्पिन इन सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे भी काफी ज्यादा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन भी एक ही डायरेक्शन में होगी। उन्हें हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और प्रॉपर्टी को नाम दिया जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम आयरन का कोई स्क्रू होल्डर ले लें और उसको रब कर दें मैग्नेट से, तो वो खुद भी मैग्नेट बन जाता है, वो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। तो इसलिए उसको हम लोग नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक। आपने देखा भी होगा जो ये मिस्त्री होते हैं, टीवी वगैरह ठीक करने वाले, मोबाइल ठीक करने वाले, इनके जो स्क्रू होल्डर है उसके ऊपर स्क्रू चिपक जाता है, कभी देखा हो। उसका रीज़न यही है कि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ वाई वो फेरो है। और उसका रीज़न है उसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है जी। फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये हमारे पास फोर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। फेरो का उल्टा एंटी फेरो। फेरो वालों की तो क्या थी? लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट थी। इनकी क्या होगी? जीरो मैग्नेटिज्म। जीरो मैग्नेटिज्म even in the presence of a large number of unpaired electrons। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और वो भी बहुत सारे हैं, बट स्टिल दीज हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसका रीजन क्या है? इक्वल स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो क्या थी? सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन थी। इनको डोमेन बोलते हैं, डोमेन जो ये स्पिन है, ठीक है ना। तो ये डोमेन एक ही डायरेक्शन में थी, इनकी डोमेन जो उनसे अपोजिट होएगी और वो इक्वल होएगी। अपोजिट और इक्वल होने से क्या होगा? वो आपस में एक दूसरे की स्पिन को कैंसल कर देंगे। इन दिस वे, इसकी स्पिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इक्वल ऊपर इक्वल नीचे, दैट इज वाई वो आपस में एक दूसरे की स्पिन को कैंसल आउट कर देंगे और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जीरो आएगी। लास्ट हमारे पास है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कौन से होते हैं? स्मॉल मैग्नेटिज्म।
even in the presence of many unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं, बट स्टिल इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो स्मॉल है. इसका रीजन इधर तो क्या था, इक्वल स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर आएगा अनइक्वल स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन उनकी स्पिन उल्टी सीधी है और वो भी अनइक्वल है. देखिए जी, अब इसमें से सीधी उल्टी ये कैंसिल कर गई, सीधी उल्टी ये कैंसिल कर गई, तो इन दो की वजह से इसकी डोमेन एक डायरेक्शन में आई है, जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल आई है. इनकी क्या थी, इक्वल थी. सीधी उल्टी कैंसल कैंसल कैंसल, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो. और जो फेरो था उनकी सबकी एक ही डायरेक्शन में, सबकी ऊपर थी या फिर सबकी नीचे थी, इसलिए उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट लार्ज थी. नाम तीनों के एक जैसे हैं, एफ से शुरू हैं. फेरो लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट, एंटी फेरो जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, और फेरी स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट. उसका रीजन था ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद इक्वल स्पिन इन सेम डायरेक्शन. इधर इक्वल स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इधर अनइक्वल स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज वाई कुछ की स्पिन तो आपस में कैंसिल कर देंगे, कुछ एक हमारे पास रह जाएंगे जिनकी वजह से हमारे पास आती है. और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है Fe3O4 और एंटी फेरो का MnO. एंटी फेरो का रह गया था, एंटी फेरो का भी एग्जाम्पल जो सा हमारे पास है, इट इज मैग्नीज ऑक्साइड MnO. ठीक है जी. अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है हमारी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, जनरली बोल सकते हैं. जो हमने ये तीन तरह के सब्सटेंस पढ़े हैं लास्ट वाले, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अगर हम लोग क्या करें, इन तीनों को हीट करें, फेरो को, एंटी फेरो को और फेरी को, किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये पैरामैग्नेटिक में बदल जाएंगे. तो द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस changes to पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिस टेम्परेचर पर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदल जाए और वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर. और इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. यहां पर हमारे पास जो एग्जांपल बताया गया है, जो Fe3O4 है, ये 850 केल्विन के ऊपर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. अभी ये क्या है, फेरी मैग्नेटिक है, लेकिन जब आप इसको 850 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करोगे तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. तो इसके लिए क्यूरी टेम्परेचर ये हो गया. एक नंबर में क्यूरी टेम्परेचर पूछ सकते हैं, एक नंबर में आपसे इन 5 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, या फिर इनके एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल दो, पैरा, फेरो, एंटी फेरो इनका एग्जाम्पल दो, या वो फेरो क्यों, एंटी फेरो क्यों है, उनका रीज़न, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया. तो यही था हमारे पास सारा कुछ अबाउट द सॉलिड स्टेट. मैं मैक्सिमम आपको सारे टॉपिक कवर करा चुका हूँ सॉलिड स्टेट के. अगर इसके बाद भी किसी बच्चे की कोई डाउट रह गई है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, तो आप मुझे फ़ोन पे, मैसेज पे पूछ सकते हो. मैं दोबारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा. ठीक है जी. तो ये आप पूरा तैयार कर लेना और अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.